हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो हम लोग फ्लैमिंगो का आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। जो आपका दूसरा चैप्टर है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग कौन सा सीज़न होता है? स्प्रिंग वो सीज़न होता है जिसमें पतझड़ के बाद पत्तियां आ रही होती हैं और नए फूल निकल करके आ रहे होते हैं। तो लॉस्ट स्प्रिंग क्यों चैप्टर का नाम है? ये चैप्टर रिलेट करता है, या जो स्प्रिंग इसमें दे रखा है वो छोटे बच्चे या जो बच्चे होते हैं उनके बचपन से रिलेट करता है। और लॉस्ट इसलिए लिखा हुआ है कि स्प्रिंग या जो स्प्रिंग का सीजन है वो खो गया, जैसे कि उन बच्चों का बचपन खो जाता है। किसके कारण? गरीबी के कारण, और बहुत सारा जो कह सकते हैं दिक्कतें होती हैं उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ, उसके कारण उनका बचपन कहीं खो जाता है या गायब हो जाता है। इस वजह से इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग है। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में दो स्टोरीज पढ़ेंगे। दो अलग अलग बच्चे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला जो आपका स्टोरी है वो एक रैक पिकर के बारे में या कूड़ा उठाने वाले के बारे में, जिस बच्चे का नाम है साहिबे आलम। चलिए उसकी लाइफ देखते हैं और क्या क्या चीज़ें वो फेस करता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैं साहेब से पूछता हूँ जिनसे मैं हर सुबह अपने मोहल्ले के कूड़े के ढेर में सोना ढूंढते हुए मिलता हूँ। स्क्राउंजिंग ढूंढना कह सकते हैं। अब यहाँ पे गोल्ड की बात हो रही है तो लिटरल आप गोल्ड का मतलब मत निकालिएगा, सोना नहीं होता है। गोल्ड वर्ड उन्होंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो बच्चा है साहिब, उसका पूरा लाइफ या उसका पूरा जीवन ही इस कूड़ा बीनने में या कूड़ा ढूंढने में ही बीत जाता है, और सारी चीज़ें उसकी इसी से पूरी होती हैं, चाहे उसका डेली का खाना हो या रहना हो या और भी जो ज़रूरतें हैं। तो इस वजह से उसके लिए ये कूड़ा सोने से कम नहीं है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बसा उनका घर अब किसी याद से कम नहीं है। तो साहिब बेसिकली कहाँ से है? साहिब ढाका से है, जो कि बांग्लादेश में है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him। उनकी माँ बताती हैं कि कई तूफान आए थे जो उनके खेतों और घरों को बहा ले गए थे। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives। इसलिए वे सोने की तलाश में उस बड़े शहर में चले गए जहां वे अब रहते हैं। I have nothing else to do, he mutters looking away। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, वे दूसरी ओर देखते हुए बुदबुदाते हैं। मटर्स बुदबुदाना या धीरे धीरे बोलना। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। स्कूल जाओ, मैं सहजता से कहता हूँ, तुरंत महसूस करता हूँ कि सलाह कितनी खोखली होगी। हॉलो खोखली, ग्लिबली सहजता, मतलब उन्होंने ऐसी सहजता से उस बच्चे से बोल दिया कि स्कूल जाओ। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो कूड़ा उठा रहा है या कचरा बीन रहा है, उससे ये बात बोलना कि तुम स्कूल जाओ, उसके लिए एक तरीके से बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक या ऐसी चीज़ होगी जो हो ना सकती हो। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है, जब वे एक बनाएंगे तो मैं वहाँ जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे? मैं मजाक में पूछता हूँ। तो जो नरेटर है या जो ऑथर है आपके, वो क्या करते हैं, उससे एक सवाल करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं मजाक में कि अगर मैं स्कूल खोल दूँ तो क्या तुम आओगे? हाफ जोकिंग, मजाक में। अच्छा, उसकी कंडीशन नहीं है या उसकी हालत नहीं है कि उससे मजाक किया जाए, इस वजह से जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है हाफ जोकिंग लिखा हुआ है कि थोड़ा सा मजाक। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। हाँ, वे मुस्कुराते हुए कहते हैं। A few days later I see him running up to me। कुछ दिनों बाद मैं उन्हें दौड़ते हुए मेरे पास आते हुए देखता हूँ। Is your school ready? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? अब कुछ दिन पहले उन्होंने एक मजाक किया, क्या बोला था कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो तुम आओगे। कुछ ही दिन बाद उस बच्चे के अंदर एक उम्मीद जाग गई। वो दौड़ते हुए उसके पास आया और उससे सीधे पूछा, क्या तुमने स्कूल खोला? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। एक स्कूल बनाने में ज़्यादा समय लगता है। आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। मैं शर्मिंदा होकर कहता हूँ कि मैंने एक वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा।
But promises like mine abound in every corner of his bleak world. अब ये लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है इसका, लेकिन मेरे जैसे वादे उसकी उदास दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। मतलब जैसे उसने एक उससे वादा किया या उससे एक बात पूछी कि क्या आप, अगर मैं स्कूल खोलूँ तो आप स्कूल आएंगे, तो उस बच्चे ने हाँ बोला और कुछ समय के बाद वो उनके पास दौड़ता हुआ आया कि स्कूल खोला, जो कि एक मजाक साबित हुआ या ऐसी चीज़ साबित हुई जो पूरी नहीं हो सकती है। तो ऑथर ने आगे क्या कंटिन्यू किया कि ऐसे जो वादे हैं या जो ऐसी चीज़ें उसके जीवन में बहुत सारी होंगी, कि बहुत सी उम्मीदें उसे दी गई होंगी लेकिन कभी पूरी नहीं की गई होंगी। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। महीनों तक उसे जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिबे आलम, ही अनाउंसेस। अब ये नाम है बच्चे का, साहिब साहिब बोला जा रहा है, पूरा नाम उसका साहिबे आलम है। उसने घोषणा की साहिबे आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। उसे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसे इसका मतलब पता होता, ब्रह्मांड का भगवान, तो उसे इस पर यकीन करना मुश्किल होता। साहिबे आलम जो वर्ड है उसका अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो क्या होता है कि ब्रह्मांड का भगवान या सारी चीज़ों पे रूल करने वाला। और उस बच्चे का करंट सिनेरियो या प्रेजेंट सिचुएशन क्या थी कि वो कूड़ा बीन रहा था और रैक पिकिंग करने के साथ साथ ही अपना जीवन यापन कर रहा था। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं या विरोधाभास होती हैं। तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि वो शायद इस बात पे भरोसा ना कर पाता। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अपने नाम का मतलब क्या है इस बारे में अनजान, वह अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता है, नंगे पांव लड़कों की एक सेना जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। Over the months, I have come to recognize each of them. महीनों के दौरान मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगा हूँ। Why are not you wearing चप्पल्स? I ask one. तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? मैंने एक से पूछा। My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारा, उसने सरलता से उत्तर दिया। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसने उस चीज़ का जवाब दे दिया। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अगर वह उतारती भी तो वह उन्हें फेंक देता है। एक दूसरा बच्चा उसका जवाब देता है, एक और लड़का जो ऐसे जूते पहने हुए है जो उससे मेल नहीं खाते। अब मेल नहीं खाते का अर्थ क्या है कि उनके पास कपड़े हैं, कभी कभी नहीं हैं, और कपड़े हैं भी तो एक जोड़ी ही है, तो वो बराबर से पहनते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं। और शूज़ क्या है कि क्या पता उसको जल्दी मिले हों या बहुत पुराने हों, तो उसने पहने होंगे तो वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे होंगे। तो ये चीज़ इसलिए बोली गई है यहाँ पे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने इस पर टिप्पणी की तो उसने अपने पैर घसीटे और कुछ नहीं कहा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. मुझे जूते चाहिए, तीसरा लड़का कहता है जिसके पास जीवन भर एक जोड़ी भी नहीं रही, कभी भी उसने जूते नहीं देखे। देखने का अर्थ यहाँ पे यह है कि उसने पहने नहीं। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. देश भर में यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते देखा है शहरों में, गांव की सड़कों पर। It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. इसका एक कारण पैसे की कमी नहीं बल्कि नंगे पैर रहना है, यह एक कारण है। ट्रेडिशन कह सकते हैं, या जो फॉलो कर रहे हैं वो लोग कि उन्हें नंगे पैर रहना ही है, तो ये भी एक कारण कहा जा सकता है ऑथर के हिसाब से। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मुझे आश्चर्य है कि क्या यह गरीबी की निरंतर स्थिति को समझाने का एक बहाना मात्र है। I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे एक बार उडीपी के एक व्यक्ति ने एक कहानी सुनाई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. एक छोटे लड़के के रूप में वह एक पुराने मंदिर के पास से स्कूल जाता था जहां उसके पिता पुजारी थे। ये जो वर्ड है प्रीस्ट, उसका अर्थ है पुजारी। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वह मंदिर में कुछ देर रुकता था और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. 30 साल बाद मैंने उनके शहर और मंदिर का दौरा किया और जो अब वीरानी की हवा में डूबा हुआ है। ड्रोन
डूबा हुआ, डिसोलेशन, वीरानी। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। पिछवाड़े में जहां नया पुजारी रहता था, लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां मात्र हैं। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived painting and threw his school bag on a folding bed. ग्रे रंग की वर्दी पहने, स्कूल की जो ड्रेस होती है बेसिकली, ये जो लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, तो वर्दी, मोजे और जूते पहने एक छोटा लड़का हाफता हुआ आया और अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। ये जो वर्ड लिखा है आपका पेंटिंग, उसका अर्थ है हाफना। बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने लगती है जब आप दौड़ रहे होते हैं। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. लड़के को देखते हुए मुझे एक और लड़की की प्रार्थना याद आ गई जो उसने देवी से की कि जब उसे आखिरकार एक जोड़ी जूते मिल गए थे, मुझे उन्हें कभी नहीं खोना। मतलब एक बच्चे को देखा गया जो प्रार्थना कर रहा था कि उसे जूते मिल जाएं, और दूसरे बच्चे को मिल गए थे तो उसके लिए वो इतने प्रीशियस थे या इतने महत्वपूर्ण थे कि वो प्रार्थना कर रहा था कि वो जूता कभी वो ना खोए या उससे कभी गुम ना हो। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, पुजारी के बेटे जैसे युवा लड़के अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने वाले जैसे कई अन्य लोग बिना जूते के ही रह गए। माई एक्वेटेंस with the barefoot rack pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically. नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है जो दिल्ली के बाहरी इलाके में है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से उससे मीलों दूर। पेरीफेरी का मतलब होता है आप कह सकते हैं एकदम आखिरी वाला हिस्सा, एकदम सटा हुआ हिस्सा, लेकिन हकीकत में बहुत ही दूर है। ये जो वर्ड लिखा आपका पेरीफेरी, बाहरी इलाका आप कह सकते हैं। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. यहाँ रहने वाले लोग अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। स्क्वैटर्स, अवैध रूप से रहना, यानी कि आप किसी कंट्री में आपको रहने जाना है तो वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, लेकिन बांग्लादेश से कुछ लोग ऐसे आ रखे हैं जो अवैध रूप से या गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, साहिब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी तब एक जंगल था, वाइल्डरनेस जंगल होना। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, यह अब भी है लेकिन अब यह खाली नहीं है। एम्प्टी मतलब खाली होना। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपेलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकर्स, मिट्टी के ढांचों में टीन और तिरपाल की छतों के साथ सीवेज ड्रेनेज या बहते पानी से रहित 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। ये लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहाँ का डिस्क्रिप्शन है कि उनके घर कैसे होते हैं, उनकी सराउंडिंग्स कैसे है। ना उन्हें पीने का अच्छा पानी मिल पा रहा है, ना ही सीवेज ड्रेनेज की सुविधा है, और कितने लोग रहते हैं, नंबर याद रखिएगा, 10,000 कूड़ा बीनने वाले। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. वे 30 साल से भी ज़्यादा समय से बिना किसी पहचान के, बिना परमिट के यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है और वे अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, पहचान से ज़्यादा भोजन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। सर्वाइवल जिंदा रहना, आइडेंटिटी पहचान। बहुत बड़ी बात लिखी है कि खाना पहचान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपकी आइडेंटिटी हो या आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास सफिशिएंट खाना हो और सफिशिएंट फूड हो। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खाना खिला सके और पेट दर्द के बिना सो सके, aching stomach, पेट दर्द के बिना, we would rather live here than in the fields that gave us no grain.
हम उन खेतों में रहने के बजाय यहीं रहना पसंद करेंगे जो हमें अनाज नहीं देते। मतलब कि अब उन्होंने कारण एक्सप्लेन कर दिया कि जो फील्ड में रहते थे वहाँ उन्हें भरपेट भोजन या भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था, इस वजह से वो कहाँ हैं, दिल्ली के कोने पे या किनारे पे आकर के रह रहे हैं और कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि फूड या भोजन जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. फटी हुई साड़ियों में महिलाओं के एक समूह ने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों वाली अपनी खूबसूरत जमीन क्यों छोड़ दी। टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियाँ, टैटर्ड मतलब जो साइड से फट जाती है उसको बोलते हैं टैटर्ड। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वे अपने तंबू गाड़ देती हैं जो उनके लिए अस्थाई घर बन जाता है। ट्रांजिट होम्स, अस्थाई घर, यानी कि उनके पास प्रॉपर घर नहीं है, टेंट में वो रहते हैं और जहाँ भी उन्हें लगता है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें सफिशिएंट फूड या पेट भरने की सुविधा है, वहीं पे वो टेंट अपना जो होता है गाड़ते हैं और वहीं रहना स्टार्ट कर देते हैं। Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in सीमापुरी means रैक पिकिंग। बच्चे उनमें बड़े होते हैं, जीवन यापन में भागीदार बनते हैं, और सीमापुरी में जीवन यापन का मतलब है कूड़ा बीनना। Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. वर्षों से इसने एक बेहतरीन कला का रूप ले लिया है। Acquired, ले लेना। अब रैक पिकिंग जो है कभी भी कोई आर्ट नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने यहाँ वर्ड यूज़ किया है आर्ट। मतलब ये काम भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है या इतना कह सकते हैं उनके लिए इतना ज़रूरी है कि जो आपके ऑथर है उन्होंने इसे आर्ट का नाम दे दिया कि एक फाइन आर्ट है, बेहतरीन कला है। अब कोई भी चीज़ जिससे किसी का घर चल रहा है या पेट भर रहा है तो वो बिल्कुल कला हो सकती है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए कूड़ा सोना है। इस वजह से स्टार्टिंग में क्या बोला था कि वो गोल्ड ढूंढ रहा है बच्चा साहेब। क्यों? क्योंकि सारी ज़रूरतें जो पूरी हो रही हैं उसकी कूड़े से हो रही हैं। इस वजह से जो कूड़ा है या जो रैक पिकिंग प्रोफेशन है उससे उन्हें क्या मिलता है? सोना मिलता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। यह उनकी रोजी रोटी है, उनके सिर पर छत है भले ही वह टपकती हुई छत हो। लीकिंग रूफ, टपकती हुई छत। डेली ब्रेड, रोजी रोटी। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह और भी ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट। साहिब सेज हिज आईज लाइटनिंग अप। मुझे कभी कभी 1 रुपया, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, साहिब ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा। अब बच्चा जिसने बचपने से गरीबी देखी है या गरीबी का वो स्तर देखा है कि उसे खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल रहा है, और तो उसको जीवन के जो दूसरे मायने हैं पता ही नहीं है। स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या लाइफ और बेटर हो सकती है, घर और अच्छे हो सकते हैं, उसको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ही नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक काम है, कूड़ा बीनना है। और कूड़े में भी क्या बीनना है उसे पता है, रुपए या मनी। तो 1 रुपया मिलता है तब भी वो खुश होता है, और अगर 10 रुपए मिल गए तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उस ख्याल से ही लाइटनिंग अप हो गया, यानी कि उसकी आंखें जो थी चमक गईं। कितनी बड़ी बात है उस बच्चे के लिए। When you can find a silver coin in heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि और भी मिलने की उम्मीद होती है। Scrounging again, ढूंढना। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का मतलब उनके माता पिता से अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी लिखी हुई है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा होता है, बड़ों के लिए यह जीने का एक जरिया होता है। सर्वाइवल, जीना या किसी तरीके से जीवन यापन करना। रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटा कि कब क्या चीज़ निकल करके आ जाए, 1 रुपए, 10 रुपए, चांदी का सिक्का या कोई ऐसी चीज़ जो जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तो उनके लिए आश्चर्य की बात होती है ये। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक सर्दियों की सुबह मैं साहिब को पड़ोस के क्लब के बाड़े वाले गेट पर खड़ा देखता हूँ। अब क्लब क्या होता है? जहाँ पे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, किसी भी तरीके का खेल खेला जाता है, उसको क्लब बोलते हैं।
वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। सफेद कपड़े पहने दो युवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा हूं। आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। मुझे यह खेल पसंद है। वह बाड़ के पीछे खड़े होकर इसे देखने में संतुष्ट होकर गुनगुनाता है। हम्स अगेन, गुनगुनाना, बुदबुदाना। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। द गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। मैं तब अंदर जाता हूं जब आसपास कोई नहीं होता, वह स्वीकार करता है। गेटकीपर मुझे झूला इस्तेमाल करने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं जो उनकी फीकी शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर अजीब लग रहे हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. किसी ने मुझे ये दिए हैं, वह स्पष्टीकरण देने के अंदाज में कहता है। एक्सप्लेनेशन यानी कि किसी चीज का कारण बताना, स्पष्ट करना है, क्लियर करना है, स्पष्टीकरण। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. यह तथ्य कि वे किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते हैं जिसने शायद उनमें से एक में छेद होने के कारण उन्हें पहनने से इनकार कर दिया, उसे परेशान नहीं करता। डिस्कार्डेड शूज अगेन, फेंके हुए या छोड़े हुए कह सकते हैं आप। फॉर समवन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। जो नंगे पैर चला हो उसके लिए छेद वाले जूते भी सपने के सच होने जैसा है। अब जिस बच्चे ने जो नंगे पैर चलता था, जिसके पास चप्पल भी नहीं थी, जूते भी नहीं थे, अब उसको अगर जूता मिल रहा है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कलर कैसा है, वो देखने में कैसे है, या उसमें एक होल है या दो होल है, उसके लिए तो वो जूता सबसे अच्छा है। तो यही चीज़ साहिब के बारे में यहाँ पे बताई गई है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वह जिस खेल को इतने ध्यान से देख रहा है वह उसकी पहुँच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। In his hand is a steel canister. आज सुबह साहिब दूध की दुकान की ओर जा रहे हैं, उनके हाथ में स्टील का कनस्टर है। स्टील का कनस्टर यानी कि एक कंटेनर कह सकते हैं जिसके अंदर मिल्क कैरी होता है। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. मैं अब सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, वे दूर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं। I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरा सारा खाना। Does he like the job? I ask. क्या उन्हें यह काम पसंद है? मैं पूछता हूँ। His face, I see, has lost the carefree look. उनके चेहरे पर बेफिक्री गायब हो गई। Carefree again, बेफिक्री। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से भारी लग रहा था जिसे वे अपने कंधे पर हल्के से लटकाते थे। यानी कि अब उसने अपना काम बदल लिया है, वो किसी दूध की दुकान पे या चाय की शॉप पे काम करता है जहां उसे कितने रुपए मिलते हैं, नंबर अगेन याद रखिएगा, 800 रुपये मिलते हैं और जितने टाइम का वो खाना खाता है, बेसिकली एक या दो टाइम का ही खाना दिया जाता है, तो 2 टाइम का खाना उसे मिलता है। द बैग वॉज हिज, बैग उनका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। कनस्तर चाय की दुकान वाले आदमी का है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब अपने मालिक नहीं रहे, यानी कि अभी तक क्या था, वो रैक पिकिंग करता था, कूड़ा बीनता था। कूड़ा बीनते समय कभी उसे 1 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी चांदी का सिक्का, कुछ भी मिलता था और खुशी खुशी उस काम को करता था। क्यों ऐसा करता था? क्योंकि उसको जीवन का और कोई मतलब पता ही नहीं, उसने बचपन से ये सारी चीज़ें देख रखी हैं। अब क्या हुआ, उसने एक दूसरी दुकान पे काम करना शुरू किया जहाँ उसे 800 रुपये और खाने का 2 या 3 टाइम का खाना मिलता है। अब उसका जीवन बदल चुका है। अब उसे काम किसके हिसाब से करना है? दुकानदार के हिसाब से करना है। इसी वजह से लाइन लिखी है कि वो अब मास्टर नहीं रह गया। दूसरी स्टोरी जो है वो एक बच्चे के बारे में, एक लड़के के बारे में जिसका नाम क्या है, मुकेश। और मुकेश का क्या सीन है? मुकेश ऐसी एक घर से है या ऐसे परिवार से जिन्होंने सिर्फ चूड़ी बनाने का या कांच का काम किया है, और कांच के काम में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है। इस वजह से उनका भी जो जीवन यापन है बहुत मुश्किल से और बहुत कठिनाई से होता है। तो चलिए मुकेश की भी स्टोरी देखते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश खुद को मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है।
डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। क्या आप कारों के बारे में कुछ जानते हैं, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। मैं कार चलाना सीखूंगा, वह सीधे मेरी आंखों में देखते हुए जवाब देता है। His dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद famous for its bangle। उसका सपना सड़कों की धूल के बीच मृग तृष्णा की तरह मंडराता है जो उसके शहर फिरोजाबाद को भर देती है, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो बेसिकली जो शहर का नाम दे रखा है वो चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बैंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। बैंगल्स चूड़ियाँ। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। यह भारत के कांच धमन वाले उद्योग का केंद्र है जहां परिवारों ने पीढ़ियों से भट्टियों के आसपास काम किया है, कांच वेल्डिंग की है, देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाई है। ये जो वर्ड लिखा है आपका ब्लोइंग, धमन, धमन का क्या अर्थ होता है? कांच जो होते हैं उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद शेप दिया जाता है, शेप देने के बाद जो आगे की चीज़ें होती है कि इसको कलर किया गया, सुंदर बनाया गया, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों में इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट्स द लॉ। हवा और रोशनी के बिना गंदे कोठरियों में काम करना अवैध है। डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, हवा और रोशनी के बिना गंदे कोठरियों, डिंगी का मतलब क्या है? गंदे, जो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं कमरे, वहाँ काम करना अवैध है। अब क्या मतलब है? अगर इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जाएं तो 14 साल तक के बच्चे का किसी भी जगह पे काम करना जो है वो अवैध माना जाता है। तो मुकेश की यहाँ एग्जैक्ट उम्र नहीं लिखी है, लेकिन मुकेश की उम्र 14 या उससे कम होगी। और अगर मुकेश की उम्र 18 से भी कम है तब भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर, तो ऐसी जगहों पर बच्चों का काम करना एकदम अवैध होता है या इलीगल माना जाता है, जो कि उसके परिवार को बिल्कुल भी नहीं पता है। It enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। कि अगर कानून लागू हो जाए तो वह और उसके सभी 20,000 बच्चे उस तपती भट्टी से बाहर आ सकते हैं जहां वे दिन भर काम करते हैं और अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। अब जहाँ पर बैंगल्स बन रहे होते हैं वहाँ पर लाइट बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा डिम होती है, तो उन्हें क्या करना होता है? बहुत ध्यान से देखना होता है। तो जब आप बहुत कम लाइट में या कम रोशनी में आप काम कर रहे होते हैं, जैसा कि अभी कभी आप पढ़ रहे होते हैं, रोशनी कम होती है, तो पेरेंट्स यूजुअली आकर के क्या कहते हैं कि आप लाइट थोड़ी सी और बढ़ा लीजिए, नहीं तो आपकी आंखें ख़राब हो जाएगी। इन बच्चों का क्या सीन है कि ये जब वहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो लाइट ज़्यादा होती ही नहीं है, इस वजह से आँखों की रोशनी जो होती है चली जाती है। तो वही बताया जा रहा है कि 20,000 बच्चे उसके जैसे, मुकेश और मुकेश जैसे 20,000 और बच्चे ऐसी भट्टियों में काम करते हैं। मुकेश आईज beam as the volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। मुकेश की आंखें चमक रही हैं जब वह मुझे घर ले जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है, जिसके बारे में वह गर्व से कहता है कि उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। We walk down stinking lanes, अगेन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मुकेश का घर है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain holes with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals, coexisting in a primeval state। हम कूड़े से भरी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, घरों के पीछे जो ढहती दीवारें, डगमगाते दरवाजे, बिना खिड़कियों वाले झुग्गी झोपड़ी बने हुए, जिनमें आदिम अवस्था में सह अस्तित्व में रहने वाले मनुष्यों और जानवरों के परिवार हैं। स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियां। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open। वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है, अपने पैर से डगमगाते लोहे के दरवाजे को धक्का देता है और उसे धक्का देकर खोल देता है।
पुश करता है और फिर एक और बार पुश करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधी अधूरी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। हाफ बिल्ट शैक, आधी अधूरी झोपड़ी जो पूरी तरीके से बनी भी नहीं है। इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. इसके एक हिस्से में सूखी घास से छप्पर बना हुआ है जिनमें लकड़ी का चूल्हा है जिस पर पालक के पत्तों से भरा एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। Thatched with dead grass, सूखी घास से छप्पर बना हुआ है। और फायरवुड के नाम पे क्या है कि उन्हें लकड़ियों से काम चलाना पड़ रहा। ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जमीन पर बड़ी एल्युमिनियम की प्लेटों में कटी हुई सब्जियां हैं। चॉप्ड, कटी हुई। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक कमजोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना पका रही है। फ्रेल यंग वुमेन, कमजोर युवती। Through eyes filled with smoke, she smiles. धुएं से भरी हुई आंखों से वह मुस्कुराती है। यानी कि क्या है कि हम लोग जो गैस यूज करते हैं जिसको एलपीजी बोला जाता है वो बहुत क्लीन गैस होती है, उसमें किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलता। लेकिन जब आप लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या कोयले का इस्तेमाल करते हैं तो धुआं निकलता है। अब छोटी सी उनकी झुग्गी झोपड़ी है जिसमें वो क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो धुएं से पूरा घर भरा होगा या जो उनका झुग्गी होगी वो भरी होगी, जिस वजह से उस लड़की की पूरी आंखों पर धुआं लग रहा है। लेकिन उसके बीच भी वो क्या करती है, मुस्कुरा करके देखती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. उम्र में ज़्यादा नहीं, वह घर की बहू के तौर पर सम्मान पाने लगी है जो पहले से ही 3 पुरुषों, अपने पति मुकेश और उनके पिता की जिम्मेदारी संभाल रही है। मतलब वो जो लड़की है उसकी भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। अब एग्जैक्ट उम्र यहाँ पे नहीं बता रखी, लेकिन तब भी अगर नहीं है तो 20 या 21 साल से ज़्यादा की नहीं होगी, या हो सकता है 15-16 साल की ही वो बच्ची हो। और कितने लोगों को संभाल रही है? 3 लोगों को, अपने हस्बैंड को, मुकेश को और अपने फादर को, उनके फादर को, सॉरी। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे के करीब ले आती है। ये जो लिखा हुआ है व्हील, घूंघट होता है। As custom demands, daughter-in-law must veil their face before male elders. जैसा कि रिवाज की मांग है, बहुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपना चेहरा घूंघट से ढकना चाहिए। कस्टम, रिवाज। In this case, the elder is an improvised bangle maker. इस मामले में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. पहले दर्जी और फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह घर की मरम्मत करने और अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में असफल रहा। मतलब कि उनकी नाकामयाबी कह सकते हैं आप, या कितनी उनके लिए लाचारी वाली बात है कि उन्होंने 2 काम किए। पहले क्या काम किया? दर्जी का काम किया, फिर चूड़ी बनाने वाले का काम किया। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है कि एक घर जो प्रॉपर तरीके से हो, जिसमें रहा जाए, और अपने बच्चे को स्कूल भेजना, उन दोनों चीज़ को भी वो पूरा ना कर सके। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वह बस इतना ही कर पाया है कि उन्हें वह सिखा पाया जो वह जानता है, चूड़ियाँ बनाने की कला। It is his कर्म, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की दादी कहती हैं, यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, जिन्होंने अपने पति को चूड़ियों के कांच चमकाने की धूल से अंधा होते देखा। कितना खतरनाक काम है कि चमकाते समय क्या होता है, उसमें से कांच हल्का हल्का उड़ता है और उड़ते उड़ते आपकी आंखों में नुकसान पहुंचाता रहता है। और काफ़ी दिनों तक अगर आप यही चीज़ करते रहेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो मुकेश के दादाजी जो थे, उनकी आंखों की रोशनी ऐसे ही चली गई। ये वर्ड लिखा है कर्म,
कर्म का क्या अर्थ होता है? जो आप करते हैं वैसे ही आपको मिलता है, तो उसकी दादी कर्म पे बिलीव करती है। डेस्टिनी अगेन, भाग्य, मुकद्दर, या कह सकते हैं जो कुछ भी उनके किस्मत में लिखा हुआ है, इस वजह से वो ये सारी चीजें झेल रहे हैं। उसकी दादी की मनोधारणा है या उसने ये मान लिया है। कैन अ गॉड गिवन lineage ओवर एवर बी ब्रोकन? शी स्माइल्स। इम्प्लाइज, क्या ईश्वर द्वारा दी गई वंशावली कभी टूट सकती है? वह कहती है गॉड गिवन lineage, ईश्वर द्वारा दी गई वंशावली, मतलब उनके वंश से चीज़ें चली जा रही हैं कि मुकेश के जो दादा हैं वो भी चूड़ी के काम में थे, उनके जो फिर मुकेश के जो फादर हैं उन्होंने पहले दूसरा काम किया, फिर उसी काम में आ गए। मुकेश का बड़ा भाई भी वही काम करता होगा और शायद मुकेश को भी वही करना पड़े। तो उसकी दादी का यही क्वेश्चन है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती चली आ रही है, या कभी ख़त्म होगी कि या नहीं। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। चूड़ी बनाने वाले की जाति में जन्मे उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। मतलब हर जगह चूड़ी, कहाँ कहाँ? घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में। मतलब हर जगह जब जन्म होने के साथ ही साथ उन्होंने हर एक जगह क्या देखा है? चूड़ियां ही देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow, lie in moons in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. चूड़ियों के सर्पिल, धूपदार सुनहरा, धान हरा, शाही नीला, गुलाबी, बैगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों में से हर रंग अव्यवस्थित आंगनों में टीले में पड़े हैं, 4 पहिया ठेलों पर रखे हुए हैं, जिन्हें युवा पुरुष झुग्गी बस्ती की संकरी गलियों में ढकेल रहे हैं। यानी कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का काम हो रहा है? बैंगल्स का। और इंद्रधनुष के जो 7 कलर्स होते हैं, उन कलरों से जितने भी कलर बनाए जा सकते हैं, उन कलरों की हर प्रकार की बैंगल जो है हर जगह फैली हुई है, जिसका काम वहाँ हो रहा है। And in dark hutments, next to the lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. और अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दियों की लपटों के बगल में लड़के और लड़कियां अपने पिता और माँ के साथ बैठे हैं, रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के घेरे में वेल्ड कर रहे हैं। यानी कि ऑयल लैम्प जिसमें कितनी ही रोशनी होती है, उसमें उन्हें काम करना पड़ता है और उस काम को वो बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं, जिससे क्या होता है? उनकी आंखों की रोशनी घटती चली जाती है। और कितना ज़्यादा जोर पड़ता होगा दिमाग पे और आंखों पे, इस बारे में आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। Their eyes are more adjust to the dark than to the light outside. उनकी आंखें बाहर की रोशनी की तुलना में अंधेरे के लिए अधिक अनुकूल हैं। यानी कि हमारी आंखें क्या होती है कि जैसी सिचुएशन होती है वैसी सिचुएशन के हिसाब से काम होता है। क्या होता है कि जब हम बाहर रोशनी में जाते हैं तो हमारी आंखें उस चीज़ को देखने के लिए एडजस्ट हो जाती हैं, और अंधेरे में जाते हैं तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाती हैं। लेकिन वो लोग काफ़ी समय तक अंधेरे में देखते रहते हैं, इस वजह से उनकी आंखें अंधेरे के लिए अनुकूल हो जाती हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। यही कारण है कि वे अक्सर वयस्क होने से पहले ही अपनी दृष्टि खो देते हैं। आईसाइट, दृष्टि। सविता, अब एक तीसरी बच्ची है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। गुलाबी रंग की पोशाक में एक छोटी लड़की सविता एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी है, कांच के टुकड़ों को मिला रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. जब उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह यंत्र व्रत चलते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें बनाने में वह मदद करती है। यानी कि उस बच्ची ने बचपन से वो काम कर रखा है, इस वजह से उसका हाथ मैकेनिकली यानी कि एक यंत्र की तरह मूव करता है। ये लिखा हुआ है यंत्र व्रत, कि मशीन जैसे मूव करती है वैसे उसका हाथ मूव करता है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के कारण और छोटे बचपन से करने के कारण। तो ये क्वेश्चन वो पूछते हैं उसे, क्या उसको उसकी पवित्रता के बारे में या क्या एक चूड़ी की इंपॉर्टेंस है या वैल्यू है उसके बारे में उसे पता है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग्स ऑस्पियसनेस इन मैरिज।
ये भारतीय स्त्री के सुहाग विवाह में पवित्रता की प्रतीक है. It will dawn on her suddenly one day when her head is wrapped with a red wheel, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. एक दिन अचानक उसे ऐसा होगा कि उसके सिर पर लाल घूंघट है, उसके हाथ में मेहंदी से लाल रंगे हुए हैं और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां हैं. ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपका हीना, ये क्या होती है? मेहंदी होती है. तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कि एक दिन अचानक से क्या होगा कि उसने, जैसे दुल्हन तैयार होती है वैसी चीज़ है कि दुल्हन जैसे तैयार होती है, उसने क्या कर रखा है? घूंघट ओढ़ रखा है, हाथ में मेहंदी लगी हुई है और हाथों में फिर क्या होगा? कलाइयों में क्या होगी? चूड़ियाँ होंगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड, फिर वह दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उसके बगल में बैठी उस बूढ़ी औरत की तरह जो कई साल पहले दुल्हन बन गई थी. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. उसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy. वह खुशी से खाली आवाज में कहती है, एक वक्त से ज्यादा खाना भी नहीं खाया. शेर भर मेजरिंग यूनिट होती है. जैसे 1 किलो होता था, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे पहले क्या था कि शेर के हिसाब से मेजर किया जाता है. तो वो अपनी परेशानी बताती है. ड्रेन्ड ऑफ जॉय, खुशी से खाली, ऐसी आवाज जिसमें बिल्कुल भी खुशी ना हो. शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. दैट्स वॉट शी हैज रीप्ड. हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया है, यही उसने कहा है. उसका पति, एक बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी, कहते हैं, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता. ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. मैंने बस इतना ही किया है कि परिवार के रहने के लिए एक घर बनाया है. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम. उनकी बातें सुनकर आश्चर्य होता है कि क्या उन्होंने वह हासिल किया जो कई लोग अपने जीवन काल में नहीं कर पाए. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every corner. उनके सिर पर छत है, चूड़ी बनाने के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं होने, खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होने की शिकायत हर घर में गूंजती है. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद. युवा पुरुष अपने बुजुर्गों के विलाप को दोहराते हैं. ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव आया है. यानी कि क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ बढ़ती चली जाती है कि जो युवा होते हैं या जो यंग मैन होते हैं, जवान लड़के होते हैं, वो देखते हैं कि उनके घर में इसी चीज़ का काम है, वो इसी काम को करना शुरू करते हैं. और एक समय के बाद उन्हें भी वही हताशा हाथ लगती है जो शायद उनके एल्डर्स को या उनके बुजुर्गों को लगी थी. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. वर्षों की दिमाग सुन्न करने वाली मेहनत ने सारी पहल और सपने देखने की क्षमता को खत्म कर दिया. माइंड नंबिंग टॉयल, दिमाग सुन्न कर देना. Why not organize yourself into a cooperative? क्यों ना आप खुद को एक सहकारी समिति में संगठित करें. कोऑपरेटिव, सहकारी समिति. I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने उन युवाओं के एक समूह से पूछा जो बिचौलियों के दुष्ट चक्र में फंस गए जिन्होंने उनके पिता और पूर्वजों को फंसाया है. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. they say. अगर हम संगठित भी हो जाते हैं तो हम ही वे लोग हैं जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा, पीटा जाएगा और कुछ अवैध करने के लिए जेल में घसीटा जाएगा, वो कहते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑथर उनसे ये चीज़ बोलता है कि आप लोग संगठित हो जाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिससे कि जो आपका काम है उसको सही तरीके से किया जा सके और आपको सही पैसे या सही दाम मिल सके. तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज भी हो जाएं, इस समाज का या इस सोसाइटी की सबसे
कमी वाली बात क्या है, जो सबसे दबा कुचला वर्ग होता है वही परेशान किया जाता है या उसी को प्रताड़ित किया जाता है। तो वही वो चीज़ बोलते हैं कि अगर हम ऐसा कर भी लेंगे तो पुलिस भी हमें पीटेगी और शायद ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए कि हम इल्लीगल काम कर रहे हैं और जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनके बीच कोई नेता नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें चीज़ों को अलग तरह से देखने में मदद कर सके। मतलब उनके बीच में लीडर नहीं है जो उन्हें लीड करे या उनकी परेशानियों को या उनकी दिक्कतों को आगे जाकर के रखे या उन्हें सही करने की कोशिश करे। Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने वे हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वे गरीबी से उदासीनता, लालच और अन्याय तक बढ़ते हुए एक सर्कल में अंतहीन बातें करते हैं। स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल क्या होता है, आपने देखा होगा जो रजिस्टर्स होते हैं उस पर स्पाइरल लगी होती है, स्पाइरल से वो बाइंड होती है, वो गोल 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 होता है। अगर उसके बीच में आप देखोगे तो ना ही उसका अंत दिखता है और ना ही स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है, ना ही शुरुआत दिखती है ना ही अंत दिखता है। तो वो भी एक ऐसे ही जाल में फंसे हुए हैं जहां उन्हें क्या क्या देखने को मिलता है, गरीबी से उदासीनता, लालच और अन्याय, इन चारों चीज़ों में वो फंसे रहते हैं और गोल 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 ये चीज़ें चलती रहती, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। लिसनिंग टू देम I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग दुनियाएं नजर आती हैं। एक परिवार गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, जिस जाति में वे पैदा हुए हैं उसके कलंक से दबे हुए हैं। दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों और राजनेताओं का दुष्ट चक्र। यानी कि एक जो है उसी जाति में पैदा हुआ, इस वजह से वो काम कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो साहूकार हुए, बिचौलिए हुए, पुलिस वाले हुए और पॉलिटिशियन हुए, उनके द्वारा बनाया गया एक जाल या स्पाइरल जिसमें फंस करके रह गए और अपना जीवन कहीं बर्बाद कर दिया है या खो दिया है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. इन सब ने मिलकर बच्चे पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिससे वह उतार नहीं सकता। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. उसे पता भी नहीं चलता, वह उससे अपने पिता की तरह सहजता से स्वीकार कर लेता है। नेचुरली अगेन सहजता। अब जो बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसके सराउंडिंग्स में क्या देख रहा है कि वो काम हो रहा है, काम से ही घर चल रहा है, और जब तक उसकी समझ आती है तब तक उस काम में वो इतना रंभ गया होता है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होती है उसे, या इतना ज़्यादा फंस चुका होता है कि उसे पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। और एक एज के बाद उसके पास ये डिसीजन लेने का कि वो दूसरा काम करे या वो कुछ और कर सकता है, ऐसा रह भी नहीं जाता है वो, तो वो इसी स्पाइरल में फंसा रहता है पूरा उनका परिवार। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ और करने का मतलब है हिम्मत करना। डेयर अगेन, कितना बड़ा वर्ड यूज़ कर दिया, हिम्मत करना। मगर मतलब कि जो परिवार में चल रहा है उसके अलावा अगर आप या उससे डिफरेंटली आप कुछ करने की सोच रहे हैं तो आप हिम्मत कर रहे हैं, डेयर कर रहे हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और हिम्मत करना उसके बचपन का हिस्सा नहीं है। गरीबी में डेयरिंग नहीं होती कि आप गरीब हैं तो आप हिम्मत करने की कोशिश करें, ये चीज़ है यहाँ पे। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब मैं मुकेश में इतनी झलक देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, वह दोहराता है। I want to be a motor mechanic, he repeats. मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मुकेश जो कि चूड़ी बनाने वाले परिवार या बैंगल मेकिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें उसके परिवार लगा हुआ है, लेकिन मुकेश का व्यू पॉइंट या मुकेश की जो सोच है वो क्या है कि वो क्या बनेगा, एक मोटर मैकेनिक बनेगा। इस ख्याल से जो हमारे ऑथर है वो खुश हो जाते हैं कि शायद जो चेन एक चलती चली आ रही है, जो एक स्पाइरल चलता चला आ रहा है, उसको कौन तोड़ेगा, मुकेश तोड़ेगा। कैसे? मोटर मैकेनिक बनके। He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. वह गैराज में जाकर सीखेगा लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। I will walk, he insists. मैं पैदल चलूंगा, वह जोर देता है। Do you also dream of flying a plane? क्या तुम भी हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हो? He is suddenly silent. वह अचानक चुप हो जाता है। No, he says, staring at the ground. नहीं, वह जमीन पर घूरते हुए कहता है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है
राइटर द्वारा बच्चे से कि क्या आप भी आप जहाज उड़ाने का या प्लेन फ्लाई करने का आप सपना देख लें। वो क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि जितना ज़्यादा सोच होगी एक बच्चे की वो उतना ज़्यादा ऊंचा जा सकता है। उसने कार ड्राइव करने के लिए या मोटर मैकेनिक बनने की बात की। राइटर ने उसके दिमाग में एक और सपना डाला कि क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि प्लेन उड़ा सको। तो शायद वो बच्चा कुछ ऐसा करे आगे जा करके इस सपने के लिए अपने कि वो प्लेन उड़ाने की सोचे। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. लेकिन ये बहुत ही अलग स्तर की या असंभव के करीब की बात है कि वो बच्चा कभी प्लेन उड़ाने की लिए काबिल हो पाए। उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी है जो अभी तक पछतावे में नहीं बदली। एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वह अपने शहर की सड़कों पर दौड़ती कारों के सपने देखने में संतुष्ट है। Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, गरीबी के बारे में। और गरीबी एक इतना बड़ा अभिशाप है कि जो उम्र को भी नहीं देखती है और साथ ही साथ ना जाति देखती है ना धर्म देखती है। और जिस पे भी गरीबी आती है सिर्फ वही जानता है कि किस तरीके से उसका जीवन चल रहा है या डेली ब्रेड या रोज का खाना खाने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों को हमने इस स्टोरी के थ्रू देखा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।